नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के कतरास में और हमारे साथ समाजसेवी विजय झा जी मौजूद हैं, पूर्व में बियाडा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट और एक कटिंग बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो कटिंग है कि विजय झा जी महामहिम राष्ट्रपति को एक सुझाव दिए हैं। हम सीधा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि विजय झा जी देश के राष्ट्रपति को सुझाव दिए हैं कि कुछ-कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी। ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ गई कि आप महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं, उसमें जो है सुझाव देते हैं कि कुछ-कुछ कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है और पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पिछले दिनों एक घटना घटी थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में और घटना इतना बीभत्स था और जब विवरण आया उस घटना का तो पूरा देश हिल गया। काहे कि कोई ऐसा घर नहीं है आज जहाँ की महिलाएं न हो और महिलाएं आवश्यक काम से बाहर न जाती हो। तो हर परिवार डर गया, भीतर से हिल गया कि क्या स्थिति हो गई है देश की, जब चिकित्सक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। महिला चिकित्सक जो कि रात में भी दिन में भी हर समय वो चिकित्सा के क्षेत्र में रहने के कारण वो बाहर रहती हैं, कामकाजी महिला है वो बाहर रहती हैं, या घर की बहन बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। कोई घर ऐसा है क्या जिसकी बच्चियां बाहर नहीं जाती है, महिलाएं बाहर नहीं जाती है। लेकिन वह जो घटना घटी कलकत्ता की, उससे सारा देश सिहर गया। यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भी एक बयान आया, अब बहुत हो गया। ये बयान से लगता है कि वो खुद कितनी मर्माहत हैं, कितनी पीड़ादायक है उनके लिए भी ये घटना। तब मैंने कुछ सुझाव दिए महामहिम को, 11 सूत्री सुझाव दिया, क्योंकि तुरंत उसी समय झांसी में घटना घट गई, बदलापुर में घटना घट गई और ऐसी लोमहर्षक घटना होने के बाद भी कई सिलसिला चलता रहा ऐसी ही घटनाओं का। बदलापुर में तो 6 वर्षीय बच्ची के साथ घटना घटी। तब लगा कि हम कहाँ हैं, किस समाज में जी रहे हैं, और अब तो कोई सुरक्षित नहीं है। जब 6 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तब समाज का पतन कैसा हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। पथराकुली की भी घटना घटी थी। तो सिलसिलेवार जब विवरण आने लगा तब लगा कि नहीं, कठोर कानून की आवश्यकता है, कानून में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। निर्भया कांड घटने के बाद बहुत से संशोधन 354 और 376 में हुआ था, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट वगैरह आया और कुछ प्रावधान कड़े हुए, तो लगा कि अब इसका असर पड़ेगा। लेकिन वह 2011 की घटना है जब निर्भया कांड हुआ था। 13 वर्ष बीत गए तो लगा कि नहीं, अब फिर 13 वर्ष में फिर गंगा का बहुत पानी समुद्र में बह गया। अब फिर नए सिरे से फिर विचार करने की जरूरत है कि कठोरतम सजा कैसे हो, ऐसे अपराध से जुड़े व्यक्ति को कैसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए जिससे कि समाज पर उसका व्यापक असर पड़े और भय से कांपे अपराधी, ऐसा अपराध करने के लिए 100 बार सोचे। इतने कठोर प्रावधान होने के बावजूद भी अपराधी इस तरह के अपराध को अंजाम देते जा रहे हैं। हाँ, उसका मूल कारण ये है कि ऐसे अपराध जब होते हैं तो उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है कि इतने दिन के अंदर चार्जशीट हो जाना चाहिए या इतने दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। इसका फायदा समर्थवान लोग उठाते हैं जो अपराधी हैं, और समर्थवान भी यदि हैं तब वे मामले को खींच के 10-10 साल ले जाते हैं। तो इसका समाज पर जो असर पड़ना चाहिए कानून का, वह नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि मान के चलिए कि झारखंड में किसी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म जैसी घटना घटती है, तो झारखंड में देखा जाता है सरकार किनका है,
तो जेएमएम की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, अगर उत्तर प्रदेश में किसी बच्ची के साथ अपराध इस तरह का घटना घटता है तो वहाँ पे दूसरे पार्टी विरोध करती है। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, इसके कारण भी इस तरह के घटना जो घट रहा मनोबल मिलता है अपराधी को। ऐसा यदि कोई भी करता है या होता है तो इसका फायदा अपराधी को मिलता है, अभियुक्त को मिलता है। वह राजनीतिक संरक्षण ले लेता है, वोट ले लेता है वो राजनीति का, और फिर शक्ति उसको राजनीतिक क्षेत्र से मिल जाती है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको देखा होगा आपने, बनारस में बीएचयू में घटना घटी और 3 लड़के उसमें अभियुक्त हुए, 3, और तीनों एक राजनीतिक दल से विशेष आईटी सेल से जुड़े हुए थे और तीनों ने जम के चुनाव प्रचार में काम किया। चुनाव प्रचार के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यह जो राजनीतिक शरण और संरक्षण मिलता है, इसका अंततः लाभ अपराधी को मिलता है और समाज को भुगतना पड़ता है। इसीलिए मेरा पहला सुझाव है कि 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन समाप्त होना चाहिए और पुलिस को चार्जशीट सौंपना चाहिए 30 दिन, और 100 दिन के अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए। रात दिन न्यायालय चले, द्वितीय पाली हो तृतीय पाली हो, न्यायालय चले, और ऐसे मुकदमे में कोई छुट्टी नहीं हो, कोई संडे मंडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई भी राष्ट्रीय छुट्टी नहीं। एक दिन में यदि 3 शिफ्ट चलेगा तो 300 दिन हो गए ना, 300 दिन हो गए तो लगभग 1 वर्ष मिल गया। तो ये एक सुझाव मैंने दिया कि 100 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। तब जो फैसला होगा उसमें मैंने यह भी सुझाव दिया है कि मुख्य अभियुक्त जो हो, जिसने पूरे घटने का प्लानिंग किया और मुख्य अभियुक्त है, उसको न्यूनतम सजा फांसी होनी चाहिए, न्यूनतम सजा फांसी। और फिर मैंने सुझाव दिया कि उसको जेल में जब तक फैसला नहीं आता है सेल में रखा जाए, किसी से मिलने की भी अनुमति नहीं हो, घर वालों से भी वो नहीं मिल सके, सेल में रखा जाए। जब तक वो जेल में रहेगा, तब तक यदि सेल में रहेगा तो शायद वो आत्मचिंतन भी तो करेगा कि मैंने सही में समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मानव जीवन को ही कलंकित किया है वो, और उसको सह देने वाले कोई नहीं मिलेंगे और उसका नेटवर्क टूट जाएगा। इसलिए मैंने कहा सेल में रखा जाए और अकेला रखा जाए, बचने के रास्ते बंद हो जाए। हाँ, और मैंने सुझाव दिया कि कोई पैरोल नहीं मिलना चाहिए, इसकी सजा जिसको मिले उसको कोई पैरोल नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी उदाहरण के स्वरूप है राम रहीम, जिनको एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास हुआ है और 2 यौन उत्पीड़न के मामले में 20 वर्ष की कारावास हुई है, लेकिन 5 वर्ष पहले सजा हुई है। वो 5 वर्ष के अंदर 14 बार पैरोल उसको मिला है। ये मजाक नहीं तो क्या है। उसका जो असर पड़ना चाहिए उसकी सजा का आपराधिक तत्वों पर, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कानून में ऐसे प्रावधान है कि अपराधी तो बाहर निकल जाते हैं। बस यही इसीलिए मेरा सुझाव था, कोई पैरोल उसको नहीं मिलना चाहिए। जेल मतलब जेल, और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक कोई पैरोल नहीं। सेल के अंदर किसी को कोई मिलना नहीं। 100 दिन के अंदर सजा, 30 दिन के अंदर ये चार्जशीट। और मैंने यह भी कहा कि ऐसे अभियुक्तों के कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार भी सीज होने चाहिए। क्या वो चुनाव लड़ेगा? क्या वो ऐसा व्यक्ति को यदि कानूनी अधिकार रहेगा, मौलिक अधिकार रहेगा, तो वो कल चुनाव लड़ करके वो संसद और विधानसभा पहुंच जाएगा। ऐसा व्यक्ति संदेश क्या देगा? इसीलिए मैंने यह भी कहा कि उसके मौलिक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार, उसके जितने कानूनी अधिकार हैं वो सीज हो जाने चाहिए। यह होने से क्या होगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। अन्य मौलिक अधिकार उसके जब समाप्त हो जाएंगे, उसका असर पड़ेगा। उसको लगेगा कि हमने जीवन में इतना बड़ा पाप कर दिया है, शायद इस जन्म में उसका कोई
निराकरण नहीं हो सकता है। यानी कि उसको उसके अपनी गलती पे पछतावा होगा। यह भी एक बहुत बड़ी सजा होती है। बहुत बार देखा गया है, आदमी को जब पछतावा हुआ है तब उसको विरक्ति हुआ है अपने कर्मों से, अपने सुकर्मों से, कुकर्मों से, तब उसको लगता है कि नहीं, हमने सही में समाज के प्रति गलत किया। और जो परिवर्तन होता है वो अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। ये पूर्व के इतिहास, इसके सैकड़ों इतिहास हैं। डाकू रत्नाकर जब हृदय परिवर्तन होता है तब एक सन्यासी और साधु बन जाता है। उंगलीमाल, डाकू उंगलीमाल का उदाहरण है। तो इसलिए मैंने चंद सुझाव दिए थे महामहिम जी को। वहाँ से 26 सितंबर को मेरे पास पत्र आया है कि मेरे पत्र का उन्होंने याचिका के रूप में स्वीकृत कर लिया है और गृह मंत्रालय को उन्होंने इस पर कार्रवाई के लिए आगे उन्होंने प्रेषित किया है। मुझे बहुत खुशी है कि विषय की गंभीरता को उन्होंने समझा, क्योंकि आए दिन अखबार की सुर्खियां हैं। आए दिन कोई भी दिन अखबार आप उठा लें, आप देखें कहीं न कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में किसी न किसी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। तो लगता है समाज कहाँ जा रहा है। अगर कड़ा भी हो जाए सजा, लगता है कि ज्यादा है, तब भी अब समाज को बचाने के लिए स्वीकार करना होगा, तभी हम रोक सकते हैं इस अपराध से और बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित। नहीं तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि हमको सोचना पड़े हम बच्चे को स्कूल भेजें या न भेजें, वो दिन भी आ सकता है। उन नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का अपराध को कवर करते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाता है न्यूज के माध्यम से, तो ऐसे नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति का तो बहुत बड़ा रोल होता है। अगर राजनीति सही दिशा में जाए तब समाज सुधार का काम कर सकता है। और राजनीति यदि गलत दिशा में चली जाए और उसका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना, सत्ता का भोग करना हो जाए, तो समाज को वो बहुत पीछे ले जा सकता है। दुर्भाग्य से आज की राजनीति उसी दिशा में जा रही है। उसी का परिणाम है कि 46% दागी अपराधी आज सदन में चुनाव से पहुंच गए हैं और 2 आतंकवादी। यह लोकतंत्र ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि हमको सोचना चाहिए कि हम अपना उपयोग वोट का किए हैं या दुरुपयोग किए हैं, क्योंकि जो भी जीता है, जहां से भी अपराधी जीता है, हमारे और आपके वोट से जीता है। हमने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अगर दिया है वोट और गलत तत्वों को दिया है, अंततः उसका भुगतान समाज को करना पड़ता है। लोकतंत्र कमजोर होता है, लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है और हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। तो हम यदि एक वोट का दुरुपयोग करते हैं, इसका कितना असर है, आज चेतने की जरूरत है। अगर 51% पर यह चला जाएगा अपराधियों का आंकड़ा, तब कभी भी कोई कानून हम अपराधियों के खिलाफ पारित करा पाएंगे क्या? बहुमत से पारित होता है। वो हर कानून को जो उसके खिलाफ होगा, अपराध के खिलाफ होगा, अपराधी के खिलाफ होगा, अपराधियों को नेटवर्क के ध्वस्त करने के लिए होगा, उस कानून को वो सदन में गिरा देंगे, वो एक हो जाएंगे। तो 46% पर वो आ गए हैं। अगले चुनाव में 51 पार कर जाएगा तो बहुमत उनका हो जाएगा सदन में। वो जैसा चाहेंगे वैसा कानून पारित करवा लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज चेतने की जरूरत है। तमाम राजनीतिक दलों को, उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी दागी, अपराधी, सजा याफ्ता और ऐसे तत्वों को जो समाज के तोड़क तत्व हैं, उनको टिकट नहीं देंगे। अगर टिकट देने का सिर्फ एक संकल्प ले ले राजनीति से जुड़े लोग, तो शायद लोकतंत्र का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे वो। तो ये थे समाजसेवी विजय झा जी, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुझाव दिए कि दुष्कर्म जैसी जो जघन्य अपराध आज के डेट में देश भर के तमाम कोने में, हर अखबार में, हर टीवी में, हर न्यूज चैनल में ये देखने को मिलता है। इस पे रोकथाम हो, इसके लिए कुछ कानून, कठोर कानून पारित करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं रविश तिवारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।